तो आज का अपना टॉपिक है स्पिन स्पिन कपलिंग, जिसे हम बोलते हैं कॉज ऑफ स्प्लिटिंग। चैप्टर हमारा बड़ा स्मूथली जा रहा था। जिन्होंने रेगुलर अटेंड किया उनके लिए, जिन्होंने रेगुलर नहीं किया उनके लिए स्मूथली नहीं जा रहा। तो चैप्टर जो है वो हमारा बड़ा ही स्मूथली जा रहा है। हमने सबसे पहले कंपाउंड्स के बारे में ये देखा कि कंपाउंड्स के सिग्नल ऑब्टेन कैसे होते हैं। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स को काउंट करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे हमारी जो जर्नी रही है अभी तक की सिग्नल पता करने की, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सपोज करो मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन। तो मैंने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जिसके मुझे सिग्नल फाइंड आउट करने हैं। सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले प्रोटॉन्स की क्लासिफिकेशन की। आपने बोला कि एनएमआर के अंदर हम प्रोटॉन्स को दो तरीके से कंसीडर करते हैं, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम सिग्नल देते हैं, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट सिग्नल देते हैं। तो यहां पे मैंने ये देखा, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, सेम सिग्नल देंगे। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अपना अलग सिग्नल देगा, और ये दोनों जो हाइड्रोजन के पेयर्स हैं ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो ये अलग अलग सिग्नल देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास इस कंपाउंड में दो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल ए और सिग्नल बी। ये हमने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था शील्डिंग डी शील्डिंग का। शील्डिंग और डी शील्डिंग में हमने क्या बोलना स्टार्ट किया, हमने बोला कि जो सिग्नल है वो प्रोटॉन ने देने हैं, लेकिन प्रोटॉन के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे अप्लाइड फील्ड को या तो रीइंफोर्स करेगा या अपोज करेगा। अगर रीइंफोर्स करेगा तो वहां पे होगी शील्डिंग, और अगर अपोज करेगा तो वहां पे होगी डी शील्डिंग। ऐसा मैंने बताया। तो हमने यहां पे ये देखा कि जो फील्ड हम अप्लाई करते हैं उस फील्ड को अपोज करने के लिए कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये दो बातें हमने सीख ली थी। आज हम आ गए हैं हमारी थर्ड बात पे। अब तीसरी चीज यहां पे ये है, मुझे टाइप ऑफ सिग्नल पता था। शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से मुझे मेरे सिग्नल्स की पोजीशन भी पता थी। तो फिर मैंने ग्राफ बनाने की सोची। मुझे पता था जो इनमें से हाईली डी शील्डेड होगा वो हायर डेल्टा पे बनेगा, जो लेस डी शील्डेड होगा, या मैं बोलूंगा जो मोर शील्डेड होगा वो लो डेल्टा की वैल्यू पे बनेगा। ये तो मुझे पता ही था। तो मैंने यहाँ पे सिग्नल जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश की। तो सिग्नल मैंने क्या किया, सिग्नल ऑब्टेन करके मैंने स्पेक्ट्रा बनाने की कोशिश की। स्पेक्ट्रा बनाया, दो सिग्नल दिखा दिए ऐसे। टीचर के पास गया, टीचर ने बोला जी ये गलत है। मैंने बोला गलत कैसे? कहते बच्चे इसमें एक्चुअल में दो सिग्नल नहीं आएंगे, 5 सिग्नल आएंगे। अब एक तरफ से मैं क्या करता हूं, तीनों हाइड्रोजन्स को नॉन इक्विवेलेंट मान लेता हूं, तब भी 3 सिग्नल हुए, ए बी सी। 5 तो फिर भी नहीं हो रहे। तो ये कंसेप्ट कहां से आया, ये हमें बताएगा स्पिन स्पिन कपलिंग का कंसेप्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो अपना सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे शील्डिंग डी शील्डिंग होती है। अब थर्ड कंसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, हमने बोला एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का सिग्नल कैसा आएगा ये डिपेंड करता है उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स पे। यानी कि एक हाइड्रोजन का सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स भी अफेक्ट करते हैं और उसका पड़ोसी हाइड्रोजन भी अफेक्ट करता है। एक पर्टिकुलर कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके पड़ोस में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उनकी कैसी स्पिन है, इस पे भी हमारा जो सिग्नल है वो डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास हमारा नया कंसेप्ट आ गया। हमें हमारे पर्टिकुलर सिग्नल को ऑब्टेन करने के लिए साथ वाले प्रोटॉन्स का भी नेचर देखना पड़ता है, साथ वाले प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा। बेटर वर्ड बोल देता हूं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस हाइड्रोजन का सिग्नल चेक करने के लिए मुझे इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स की स्पिन चेक करनी पड़ेगी। जो ये वाला हाइड्रोजन है
इसके जो पड़ोस में दो हाइड्रोजन्स हैं उनकी स्पिन कैसी है, विद द फील्ड है या अगेंस्ट द फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिग्नल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। डिक्रीज तो नहीं होंगे, सिग्नल हमेशा स्प्लिट होकर इंक्रीज ही होंगे। तो अपन ये चीज देखनी है। पहली बात अपने को क्या समझ में आ गई, जितने सिग्नल्स हमें दिखते हैं एक्चुअल में वो सिग्नल फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं और उनसे ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पत्थर की लकीर है भी सिग्नल हमेशा स्प्लिट होंगे ही होंगे, इसके लिए भी कोई एक आधी कंडीशन होगी वो आप देखेंगे, पर 99% केसेस में सिग्नल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाती है। पहली बात तो ये। फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर एक सिग्नल था, सपोज करो इस सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो आई आ रही है, अगर मैंने इस सिग्नल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो जो मेरे दो सिग्नल आ रहे होंगे उनकी इंटेंसिटी पहले जितनी आएगी या उससे कम आएगी, ये भी बताओ सर। तो यहां पे हमारे पास आंसर आया कि जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। एक सिग्नल की जो इंटेंसिटी आ रही थी, स्प्लिट होने के बाद जो बाकी के दो सिग्नल आएंगे उनकी इंटेंसिटी जो है वो पहले वाले से डिफरेंट आएंगी, सेम नहीं आएंगी। सिग्नल स्प्लिट होने पे उनकी जो इंटेंसिटीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। फिर कौन से स्प्लिटेड सिग्नल की कितनी इंटेंसिटी आएगी ये कैसे पता चलेगा, ये भी यहीं से पता चलेगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एक प्रोटॉन का जो सिग्नल होता है वो उसके नेबरिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। नेबरिंग एनवायरनमेंट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनकी स्पिन पे डिपेंड करेगा। जो नेबरिंग वाले हाइड्रोजन्स हैं उनकी स्पिन अप्लाइड फील्ड के रिस्पेक्ट में सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। फिर सेम है या डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे सिग्नल्स की फर्दर स्प्लिटिंग करवा देती है। अब सुनने में थोड़ा सा काम आपको लग रहा होगा कि इजी है, चलो सर मान लिया, लेकिन प्रोसीजर के बारे में हमें भी नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है। 5 सिग्नल मैंने लिखे तो कैसे लिखे, इन 2 सिग्नल्स को मैंने 5 में कैसे कन्वर्ट किया ये भी हमें नहीं पता। तो पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर अपने पास हर कंपाउंड पे कंसेप्ट अप्लाई करने का टाइम नहीं होता। पेपर में अपने को डायरेक्ट आंसर लिख के आना होता है कि 5 सिग्नल हैं 7 सिग्नल हैं, कोई रीजन नहीं पूछेगा, फिर आप एक रेक्टिफिकेशन वाला काम भी करेंगे। पर पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट में ज्यादा खुद अप्लाई नहीं करूंगा, मैं भी रट्टे की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि जितने ज्यादा नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं केसेस एक्सप्लेन करने उतने ज्यादा टिपिकल हो जाती है। मैंने स्पेशल यही वाला एग्जांपल लिया क्योंकि आप देखो इसके नेबर में 2 ही प्रोटॉन्स आ रहे हैं और इसके नेबर में 1 प्रोटॉन आ रहा है, तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिंपल केस है, जितने ज्यादा केसेस मैं ले लूंगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन मैं ले लूंगा उतने ज्यादा केस बनेंगे। फिर हो सकता है कोई एक आधा केस मिस हो जाए तो वहां पे फिर मैं आपको गलत नॉलेज जो है प्रोवाइड करूंगा, तो उसका बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पे एक बार सिंपल केस लेके चलेंगे, सिंपल से आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर एक रेक्टिफिकेशन वाला रूल बता देंगे, वही अप्लाई होता है फिर हर जगह पे। बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं इसके और इसके इन दोनों के मिला के 5 सिग्नल कैसे आ रहे हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों हाइड्रोजन्स को नेम दे देता हूं इनके सिग्नल के अकॉर्डिंग। इन दोनों हाइड्रोजन्स को मैं बोलूंगा ए हाइड्रोजन और इसको मैं बोलूंगा बी हाइड्रोजन। तो यहां पे मेरे पास 2 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले देखो मैं ए सिग्नल की स्प्लिटिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए सिग्नल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन्स के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 1। जब मैं इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो हमारा जो नेबरिंग प्रोटॉन है ये 2 तरह की स्पिन एक्वायर कर सकते हैं। इसकी जो स्पिन होगी वो या तो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड या होगी इससे ऑपोजिट। बात समझ में आ गई। जो हमारे ये वाले हाइड्रोजन्स हैं इनके लिए मैं सिग्नल स्टडी कर रहा हूं। इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 1। उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो विद द फील्ड अलाइन होगा या वो अगेंस्ट द फील्ड अलाइन होगा, यही है ना। तो हमारे इन 2 हाइड्रोजन्स के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये 2 तरह की स्पिन एक्वायर कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 तरह की स्पिन एक्वायर करेगा। अब ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं आधे प्रोटॉन हो जाएंगे क्लॉकवाइज और आधे प्रोटॉन हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। सर एक को आधा आधा आप कैसे कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता,
मॉलिक्यूल तो अपने पास लाखों करोड़ों होते हैं, पर चलो इतना टिपिकल एग्जांपल कौन देगा। मैं सोच रहा हूं ऐसे 10 मॉलिक्यूल मैंने लिए हुए थे, तो 10 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन होंगे ये वाले क्लॉकवाइज और बाकियों के 5 होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि जो हमारा नेबरिंग प्रोटॉन है वो कितनी स्पिन एक्वायर कर सकता है? 2। तो इन 2 हाइड्रोजन्स का जो सिग्नल होगा वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। नेबर पे डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग कितनी होगी। 10% बच्चों को समझ में आया या वो भी नहीं मुझे पता है, इसलिए आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बी के लिए देखता हूं, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पे मैं चेक कर रहा हूं बी के लिए, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इन दोनों हाइड्रोजन्स की स्पिन सेम होगी, डिफरेंट होगी, एक की होगी क्लॉकवाइज और एक की होगी एंटी क्लॉकवाइज। या मैं दूसरा बोलता हूं, पहले वाले की होगी एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे वाले की होगी क्लॉकवाइज। समझ में आया? इसके रिस्पेक्ट में जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनकी पॉसिबल स्पिन्स चेक करो। 4 केस बनते हैं, 1 2 3 4, लेकिन 4 में से 2 केस इक्विवेलेंट हैं। मुझे कैसे पता इक्विवेलेंट है? स्पिन कितनी होती है हाइड्रोजन की? हाफ, पहले दिन बताया था। तो यहां पे स्पिन कितनी आ रही है? हाफ प्लस हाफ 1। यहां कितनी आ रही है? सॉरी -1। और यहां कितनी आएगी? 0। हाफ और माइनस हाफ 0, हाफ और माइनस हाफ। कोई और पॉसिबिलिटी जो आपको पता हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसके नेबर में जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस एक्वायर कर सकते हैं। टोटल 4 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पर 4 में से 2 इक्विवेलेंट हैं, तो वैसे कितनी हो गई? 3। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इनकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो इसका सिग्नल कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा? 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। पहले वाला कितने पार्ट्स में हुआ था? दूसरे वाला 3। टोटल कितने हो गए? आंसर आ गया। तो बस आपको ये देखना है, आपन ने सारा काम जो पिछला किया हुआ था वो नॉलेज आप अपने पास ही रखो। उसके बाद आप ये देखो कि जो उसका पड़ोसी है वो कितनी स्पिन्स एक्वायर कर रहा है, कितनी कॉन्फ़िगरेशंस को एक्वायर कर सकते हैं। जितनी स्पिन्स पॉसिबल होंगी उतने ही पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब यहां पे एक ट्रिक आ गई, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 हाइड्रोजन्स के नेबर में कितने हाइड्रोजन थे? 1। और सिग्नल कितने में स्प्लिट हुआ? 1 + 1 हो गया, 1 में 1 ऐड कर दिया। इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन थे? 2। इसका कितने में स्प्लिट हुआ? यानी कि यहां पे 2 + 1 हो गया। तो यानी कि नेबर में जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं आपको उससे 1 ज्यादा लिखना है, खत्म हो गया काम। तो ये हमारे पास हमारा रूल है, बकायदा रूल आता है ये पेपर में। इस रेक्टिफिकेशन को हम 1 नंबर के लिए लिखते होते हैं n+1 रूल। तो उसने ये बोला जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन की स्प्लिटिंग चेक करते हो तो उसके लिए उसके नेबरिंग प्रोटॉन देख लो। जितने भी, ध्यान से सुनना, जितने भी नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उससे 1 बढ़ा के स्प्लिटिंग होती है हमेशा। बहुत इजी कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? एक एग्जांपल देखते हैं और जो पहले दिन एग्जांपल लिया था हमने जिससे सिग्नल ढूंढने स्टार्ट किए थे वही एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रोमोइथिलीन, कितने सिग्नल आएंगे? 2। अब इनकी फर्दर स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है? तो 3 + 1। इसका सिग्नल 4 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। इसके नेबर में कितने हैं? तो 2 + 1 3। इसका जो सिग्नल है वो एक्सपेक्टेड थे 2 सिग्नल और मिलेंगे कितने? 7 सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास हमारा कॉज ऑफ स्प्लिटिंग है, रेक्टिफिकेशन है। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर वो पहले वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, बताना थोड़ा सा, तो कंसेप्ट भी बता सकते हैं। ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में नेबर में कितने हैं? 2। वो दोनों सेम स्पिन के भी हो सकते हैं क्लॉकवाइज और सेम स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 3 कॉन्फ़िगरेशंस ये एक्वायर हो सकती हैं, इसलिए ये 3 में स्प्लिट होगा। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन है? 3। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी?
8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जिसमें से कुछ इक्विवेलेंट होंगी, तो टोटल कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी। तो 4 कौन कौन सी बनेगी मैं बता देता हूं। तीनों की स्पिन क्लॉकवाइज, तीनों की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, 2 की स्पिन क्लॉकवाइज, 1 की एंटी क्लॉकवाइज, 2 की एंटी क्लॉकवाइज और 1 की क्लॉकवाइज। बाकी इसके इक्विवेलेंट होंगी, वो मैंने नहीं लिखी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 4। तो ये छोटी सी चीज थी। आधी बात समझ में आ गई। कौन सी आधी बात? कि सिग्नल कितने पार्ट्स में स्प्लिट होंगे। सर आपने बोला था जब सिग्नल स्प्लिट होते हैं तो इंटेंसिटी भी स्प्लिट हो जाती है। इंटेंसिटी चेंज होके कितनी आएगी वो तो आपने बताया ही नहीं। मैंने ये बोला ये वाला जो सिग्नल है इसके रिस्पेक्ट में 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। जब एक सिग्नल था तो ऐसे था, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया तो ऐसे हो गया। तो इन तीनों की जो इंटेंसिटी होगी वो सेम आ रही होगी या डिफरेंट आ रही होगी। सर क्या आ रहा होगा हमें पता ही नहीं है। तो वो भी बहुत इजी काम है। उसके लिए भी हम देखते हैं क्या सिस्टम बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारे सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुए, इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना होता है। जैसे आप बोलोगे कि सर ये वाला सिग्नल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, वो वर्ड आपको नहीं पता। पहले वो वर्डिंग बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इनकी इंटेंसिटी बता दूंगा। बहुत इजी काम है। एडिशन आती है सबको, 1 में 2 जोड़ना, 2 में 5 जोड़ना, तो फिर आपको ये सारा काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं इनकी वर्डिंग क्या होती है। हमारा एक पर्टिकुलर सिग्नल कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, इसको पता करने के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं 2s+1 से। किससे डिनोट करेंगे? 2s+1 से। अब यहां पे मेरे पास क्या केस बनेगा, जैसे सपोज करो s की वैल्यू 0 आ रही है, s की वैल्यू 0, यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। s की वैल्यू 0 पुट करती है, 0 × 2 0, 0 + 1 1। तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल हमारा एक पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहले भी एक था, अब एक पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो यानी कि स्प्लिटिंग हुई नहीं। तो ये भी पॉसिबल है। स्प्लिटिंग कब नहीं होती, उसके लिए आप मेरी पहली लाइन पे आ जाओ, जो मैंने आज लेक्चर की पहली लाइन यूज की थी। मैंने बोला था कि हमारे प्रोटॉन का सिग्नल स्प्लिट होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके पड़ोसी पे, नेबर पे डिपेंड करता है। पड़ोसी पे डिपेंड करता है, पड़ोसी के पड़ोसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये एग्जांपल, कंपाउंड का नाम है नियोपेंटेन, 2,2-डाइइथाइलप्रोपेन, IUPAC। कितने सिग्नल आएंगे इसमें? पहले वाला केस, आज वाला भूल जाओ। पहले वाले के अकॉर्डिंग कितने सिग्नल आएंगे? 1 आएगा। अब इसका सिग्नल टूटेगा या नहीं टूटेगा, नेबर पे डिपेंड करता है, और नेबर के पास कितने हाइड्रोजन है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसके पड़ोस में भी नहीं है, इसके पड़ोस में भी नहीं है, इसके पड़ोस में भी नहीं है। तो मेरी वर्डिंग सुनो, इसका सिग्नल स्प्लिट हो गया एक पार्ट में, यानी कि हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैंने यही बोला था कि 99% केसेस में होती है स्प्लिटिंग, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिनमें स्प्लिटिंग नहीं होती। तो जब मैंने आपको बोला ना कि सिग्नल मेरा एक पार्ट में स्प्लिट हो गया, उस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1। अगर सिग्नल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी 2। उसके लिए फिर स्पिन हाफ होनी जरूरी है। फिर 3 वैल्यू आएगी, उसके लिए स्पिन 1 होना जरूरी है। तो ये स्पिन डिपेंडेंट होगी आपके नेबर में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये आप बाद में देखेंगे कौन सा कंपाउंड है, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं। मेन बात ये है कि स्पिन की वैल्यू ये आ सकती है 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी आ सकती है। तो हमें पता होना चाहिए प्रॉपर नेम क्या है। हम बारी बारी ये थोड़ी बोलेंगे 6 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 7 पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो हमें प्रॉपर नेमिंग पता होनी चाहिए। नेमिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनाना है जिसमें आप लिखोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद यहां पे आ जाएगा नेम, क्या नाम देंगे स्पिन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, इंटेंसिटी।
मैथ्स वाले बच्चे हैंड रेज करना एक बार। पास्कल ट्रायंगल का नाम सुना होगा कभी मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में पास्कल ट्रायंगल, चलो नहीं आपका से अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्कल ट्रायंगल जो है उसको यूज करेंगे। पास्कल ट्रायंगल, अगर आपने मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, मैथ्स वाले बच्चे मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है तो फिर पास्कल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, +2 की बात कर रहा हूं मैं, बीएससी की। तो ये अपने पास अपने 3 टेबल है, ध्यान से देखना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या तो आएगी 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकती है। अगर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, उसके लिए आप वर्ड यूज किया करोगे बच्चे आज से सिंगलेट। सिंगलेट इज फॉर 1 सिंगल। 2 के लिए डबलेट, 3 के लिए ट्रिपलेट, 4 के लिए टेट्रिक, है ना सर? 4 के लिए टेट्रा, क्वार्टेट। चलो 5 के लिए पेंटेट, कुछ नहीं होता, पता ही था, क्विंटेट। 6 के लिए यूज करते हैं सेक्सटेट, 7 के लिए यूज करते हैं सेप्टेट, 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्टेट। फिर इतनी तो स्प्लिटिंग होती ही नहीं। अगर 8 में स्प्लिट करवाना है ना, नेबर में 7 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होने चाहिए। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। चलो अगर पड़ोसियों के आप ही रहोगे तो मैक्सिमम कितने आएंगे? एक बार देख लो कितने सिग्नल आ रही है यहाँ पे? सिग्नल कितने आ रही है? 3 आ रही है। हाँ बस हमने बोला, आपने मान लिया 2 ही आ रहे हैं, 2 ही लिखे मैंने। तो यहाँ पे 2 सिग्नल आ रहे थे, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये अलग है। तो एक बार ध्यान से देखना, ये 6 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, 3 ये वाले 3 ये वाले। इन 6 प्रोटॉन्स के नेबर में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? n+1 2। तो ये किसमें स्प्लिट होगा? डबलेट में स्प्लिट होगा। एक बार देख लो, B के नेबर में कितने आ रहे हैं? 6, 6 + 1 7। तो ये कितने में स्प्लिट होंगे? सेप्टेट में। मैक्सिमम सेप्टेट ही आता है, ऑक्टेट बहुत ही रेयर आता है। पर चलो हमने गलती से कोई ऐसा एग्जांपल पढ़ लिया जिसमें 7 से ज्यादा आ रही है, उसके लिए फिर आप एक वर्ड यूज कर लेते होते हैं, मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट का मतलब है बहुत सारे आ गए। ठीक है, मल्टीप्लेट वर्ड जो है वो आप 2 चीजों के लिए यूज करती है, ध्यान से देखना, 2 चीजों के लिए यूज करती है। एक तो तब यूज करेंगे जब बहुत सारे सिग्नल आ रहे होंगे, और एक आप मल्टीप्लेट वर्ड तब यूज करते हैं जब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितने सिग्नल में टूट गया। एक्सप्लेन कब नहीं कर सकते सर? इस एग्जांपल में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिग्नल कितने पार्ट्स में टूट गया। कितने सिग्नल आएंगे? 3 ABC। ये वाला कितने में टूटेगा? ट्रिपलेट में 2 + 1। ये वाला कितने में टूटेगा? ट्रिपलेट में 2 + 1। ये वाला कितने में टूटेगा? 6 में टूटेगा। गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? मैंने बोला था स्प्लिटिंग डिपेंड करती है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पे। तो इस यहां पे जो इसके नेबर में 2 हैं, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट है ही नहीं। ये 3 इक्विवेलेंट, ये 2 इक्विवेलेंट, लेकिन ये पांचों आपस में नॉन इक्विवेलेंट। तो यहां पे आप सीधा स्प्लिटिंग बता ही नहीं सकते। यहां पे फिर मेरी और पारुल सर की लड़ाई होगी। पारुल सर कौन से? नेशनल कॉलेज वाले। क्यों लड़ाई होगी? पारुल सर ये बोलते हैं, कहते हैं कि इसके नेबर में 3 थे 4, फिर इसके नेबर में 2 थे 3, 7 सिग्नल में स्प्लिट हो जाएगा। तो सेप्टेट दिखाना। मैं ये बोलता हूं बुक के अंदर लिखा हुआ है दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो आपको पता ही नहीं स्प्लिटिंग कहां पे होगी। तो मैं तो यहां पे मल्टीप्लेट लिख के आता हूं। सही कौन सा? दोनों सही होती है, दोनों सही होती है। तो मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूं, यहां पे हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट है। सर बोलते हैं कि अलग अलग निकाल के लिखाओ, कुछ नहीं होता, और मैं ये बोलता हूं कि जो सही है मैं तो वही लिखूंगा। तो कुछ नहीं होता और सही, उसमें आप डिसीजन देख लेना क्या करना है। मैं मल्टीप्लाइड को सपोर्ट करता हूं। अगर आप 7 लिखाओगे मैं गलत नहीं करूंगा।
अगर आप 7 लिखाओगे मैं गलत नहीं करूंगा। गलत कहां पे करूंगा? गलत वहां पे करूंगा जहां पे आप बोलोगे 3 और 2 5, 5 से 1 बढ़ा दो सर 6 आंसर आएगा, यहां पे गलत करूंगा मैं। समझ रहे हो ना? ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है तो इनको ऐड क्यों कर रहे हो? इसके अलग निकालो, इसके अलग निकालो, फिर ऐड करो, फिर मैं नंबर दे दूंगा। आप वो पहले वाला काम नहीं कर सकते, 6 सिग्नल नहीं आएंगे। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी पता लग गई, नेम पता लग गए, लास्ट में क्या पता करना था? इंटेंसिटी। अच्छा देखो, फ्लो में भूल गए, कोई डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले वाले एग्जांपल में 2 ही सिग्नल थे, वो मैं प्रूव कर दूंगा। जहां 3 कह रहे थे ना, वहां पे 2 ही है। सर उसमें आपने कहा कि एक पे 3 बोर्ड मारते, एक पे 5 मारते। अच्छा तो इसलिए वो ए बी चेंज होगी ना उसमें। ये बनाना चाहिए था CH BR2। एक सेकंड आपने हाँ जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल फिर भी 5 ही आने थे बस, और इनकी पोजीशन हल्की फुल्की चेंज। चलो स्पेक्ट्रम तो अभी आप बना ही थे तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी हम सही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये क्लियर हो गया होगा, कोई और डाउट है तो बताओ। बहुत ही सिंपल सा काम था, लेकिन जरूरी है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। लास्ट के रह गया इंटेंसिटी। अब इसमें आप मुझे बाद में कोसोगे, कहोगे सर पहले प्रॉपर रूल बता दिए, बाद में आप फॉलो ही नहीं करते, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें NMR की गलती है। अभी मैं आपको रूल बता रहा हूं, स्प्लिटिंग होने पे जो आपने सिग्नल बनाने हैं उनकी इंटेंसिटी आप कैसे शो करोगे। एक बार देखो, पास्कल ट्रायंगल बनाना है। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते थे वो मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग होती है इसकी 1 से, 1। उसके बाद क्या होगा, यहां पे कितनी मल्टीप्लिसिटी थी? 1। तो यहां पे 1 टर्म आएगी, यहां पे कितनी टर्म्स आएंगी? 2। ट्रिपलेट में कितनी टर्म्स आएंगी? 3। क्वार्टेट में कितनी आएंगी? 4। जितने सिग्नल हैं उतनी टर्म्स आएंगी। टर्म्स को स्टार्ट करना है 1 से और खत्म करना है 1 से, बस ये याद रखो। कोई भी आप लाइन स्टार्ट करोगे ना, उसको 1 से स्टार्ट करना है और 1 पे ही खत्म करना है। तो यहां पे कितनी टर्म्स आएंगी? 2। सर 1 से स्टार्ट किया, 1 पे खत्म कर दिया, 2 ही आ गई थी, क्या करें? अगले वाले में कितनी आएंगी? 3। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे खत्म करेंगे, फिर बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा इन दोनों का एडिशन, ऊपर वाली टर्म्स का, 1 + 1 2। अब अगली बार में कितनी टर्म्स आएंगी? 4। 1 से स्टार्टिंग करेंगे और 1 पे ही खत्म करेंगे। एक बार देख लो, 1 से स्टार्टिंग करेंगे और 1 पे खत्म करेंगे। ये वाली टर्म कौन सी आएगी? 1 + 2, 2 + 1। इतना मुश्किल काम। अब स्टार्ट किससे करेंगे? 1 से। 1 + 3, 3 + 3, 3 + 1, और खत्म किस पे करते हैं? ऐसे फिर आप पास्कल ट्रायंगल बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा? सर इसका फायदा क्या है? फायदा देखो, सपोज करो मेरा सिग्नल 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। जो मेरा ट्रिपलेट बना, बातें नहीं प्लीज, जो मेरा ट्रिपलेट बना उसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 1:2:1। यानी कि एक सिग्नल मेरा 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, जिसमें पहले वाले और थर्ड वाले की इंटेंसिटी सेम होगी और बीच वाले की बाकी दोनों से डबल होगी। तो कुछ ऐसा सिग्नल बनाना चाहिए मुझे, इन दोनों की इंटेंसिटी 1 और इसकी 2, मतलब 2 टाइम्स, तो ये बनेगा। क्वार्टेट में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? पहले 1, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 1। ये मैं आपको गलत बना के दिखा रहा हूं, गलत इन द सेंस थोड़े ब्रॉड हैं, इतने ब्रॉड बनते नहीं है, आपको थोड़े मतलब थिक बनाने पड़ेंगे। तो आप जितने इसको थिन कर सको उतना थिन करोगे, इतना गैप नहीं दिखाना होता। ये गैप मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ, ज्यादा इसलिए कि एक बार समझ में आ जाए, फिर प्रॉपर ग्राफ भी बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैसे बनेगा? फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम, और जो बीच वाला होगा वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का। तो 1 4 6 4 1। अब ये तो हो गया कंसेप्ट, और मैंने आपको क्या बोला था, अभी आप सबको बोलोगे क्या कंसेप्ट है, ऐसे बनाने जरूरी नहीं है।
एक्चुअल में जब आपने प्रैक्टिकली देखा, अपनी मर्जी से कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा कोई छोटा। तो इसका 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 बेनिफिट है, कुछ भी बनाया हो सही है, क्योंकि रूल तो फॉलो करने नहीं, किसी मर्जी को बड़ा कर दो, किसी मर्जी को छोटा कर दो, अपना कौन सा विचार है। तो इसका बेनिफिट है। स्पेक्ट्रा जब आप पेपर में बना के आओगे, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सर मैंने तो पहला दूसरा बड़ा छोटा कर दिया, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, ये रूल फॉलो होता ही नहीं, जो बनाया सही बनाया। तो ये इसका बेनिफिट है। जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो मतलब हमारे कंपाउंड थे जिनके सिग्नल पता कर रहे हैं, उनके अंदर इंटेंसिटीज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगी। हमारा रूल जो है वो अप्रोक्सीमेशन का रूल है, लगभग वाला। तो हम इसमें सिमेट्रिकल आंसर बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। इतना बढ़िया मतलब इतना बढ़िया मैथ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आता होता, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी होता, कहीं पे किसी लगा होता। तो उसको नहीं पता मैंने इतने पार्ट्स में स्प्लिट होना है, वो तो अपना कम ज्यादा करेगा। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। बात समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, 2 एग्जांपल सॉल्व कर दो। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? 2 एग्जांपल लिखवाएंगे तो सही, पहले देख तो लो। कोई बात नहीं, समझ तो लिया होगा। हाँ जी, चलिए सिग्नल बताओ विद स्प्लिटिंग विद कपलिंग। N-butane